एक आदमी, चेहरा भी ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, लेकिन उसका नाम सुनते ही पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में मीटिंग का मूड बदल जाता है। ये कोई मूवी का कैरेक्टर नहीं दोस्तों, ये एक रियल इंसान है जो 7 साल तक पाकिस्तान में रहकर वापस आया और अपने साथ ले आया वो सीक्रेट जिसने पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम की पूरी दुनिया के सामने पोल खोल दी। एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर जिसका नाम कभी हेडलाइंस में नहीं आता था, लेकिन जो आज इंडियन सिक्योरिटी का सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट माना जाता है। देश की हिस्ट्री में सबसे लंबा समय तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहने वाला इंसान। ये वीडियो सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये समझाने की कोशिश है कि कैसे एक छोटे से हिमालयन गांव का लड़का मिजोरम के जंगल से लेकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर लैब तक और फिर मोदी सरकार में सबसे क्लोज एड तक पहुंचा, और क्यों कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं तो कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं। इस वीडियो में हम हर चैप्टर को केयरफुली वेरीफाई करके डिस्कस करेंगे, और जहां हमें कहानी थोड़ी फिल्मी होती नजर आएगी वहां हम आपको बताएंगे कि कंफर्म फैक्ट्स क्या है और क्या है मिथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 जनवरी 1945 यूनाइटेड प्रोविंस के पूरी ग्रेवाल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव गिरी बेनेल्सियम में पैदा होते हैं अजीत कुमार दोवाल। एक गढ़वाली ब्राह्मण मिलिट्री फैमिली में उनके पिता मेजर गोवनंद दोवाल इंडियन आर्मी के बंगाल सेपर्स रेजिमेंट में पूरे 36 साल तक सेवा देते हैं। तो डिसिप्लिन और देश सेवा, ये दोनों चीजें घर में सिखा दी गई थी। पढ़ाई किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल से होती है, जिसे आज हम अजमेर मिलिट्री स्कूल के नाम से जानते हैं। ये स्कूल देश के 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में से एक था, जो बचपन से ही बच्चों को डिसिप्लिन और लीडरशिप के लिए तैयार करता था। फिर आगरा यूनिवर्सिटी से 1967 में इकोनॉमिक्स में बैचलर्स और मास्टर्स दोनों डिग्री ली, और मास्टर्स में उन्हें फर्स्ट पोजीशन मिली। 1968 में दोवाल यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। केरला काडर मिलता है। शुरू में कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में पोस्टिंग होती है, लेकिन जनवरी 1972 में एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट आता है। तत्कालीन केरला होम मिनिस्टर के करुणाकरन उन्हें तसल्ली भेजते हैं, जहां दिसंबर 1971 में एक कम्युनल रिवॉल्ट के बाद शांति लानी थी। कुछ ही महीनों के अंदर दोवाल वहां ऑर्डर रिस्टोर करते हैं। बाद में 1990 में अपनी फील्ड करियर के बीच में दोवाल नेशनल डिफेंस ऑफ कॉलेज न्यू दिल्ली के 38 कोर्स से ग्रेजुएट करते हैं। उन्हें आगे चल के एक यूनिक किस्म की पॉलिसी मेकर बनाता है। मीडिया और पब्लिक फॉर्मली इंडियन जेम्स बॉन्ड के नाम से बुलाने लगती है, एक निक नेम जो उनके 7 दशक लंबे करियर में बार बार रिपीट होता है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है। उसी साल 1972 में वो इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन करते हैं। और दोस्तों, ये वही मोमेंट था जहाँ एक नॉर्मल ऑफिसर की कहानी इंडिया के सबसे मिस्टीरियस करियर में बदलना शुरू होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी साल उनकी शादी अरुण दोवाल से होती है, और उनके बेटे सूर्य का नाम सीआरपीएफ के सूर्य दिवस इवेंट से इंस्पायर होकर रखा जाता है, जिसमें उन्होंने की कहानियां सुनी थी। 1975 सिक्किम, जो तब तक एक इंडिपेंडेंट मोनार्की था, सीपीटीएन के अंडर इंडिया के 22nd स्टेट बन जाता है, और वो भी लगभग बिना किसी मेजर वायलेंस के। ये कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही टैक्टफुल ऑपरेशन माना जाता है। मल्टीपल बायोग्राफिकल अकाउंट्स कंफर्म करते हैं कि इस पॉलिटिकल और इंटेलिजेंस ऑपरेशन में दोवाल का रोल था। लोकल सेंटिमेंट्स को समझाना, इंफॉर्मेशन गैदर करना और दिल्ली को रियल टाइम इनपुट्स देना, जो उस वक्त की कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स का भी हिस्सा था, जब चाइना और इंडिया दोनों हिमालयन बफर स्टेट्स पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एग्जैक्ट ऑपरेशनल डिटेल्स आज भी क्लासिफाइड हैं। बैकग्राउंड में किसी हेडलाइन में नाम नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनका पूरा करियर चलता रहा, सिर्फ रिजल्ट दिखाते थे, क्रेडिट नहीं। अब आता है वो चैप्टर जिसके लिए नाम दुनिया भर में जाना जाता है। 1983 से 1987 तक दोवाल इस्लामाबाद इंडियन हाई कमीशन में ऑफिशियली कमर्शियल सेक्शन के हेड के रूप में पोस्टेड थे, पर यह कवर था। अनऑफिशियली उनका काम पाकिस्तान के अंदर डीप नेटवर्क्स बनाना, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना और लोगों से दोस्ती करना और उनसे इन्फॉर्मेशन निकालना था। एक छोटा लेकिन टेलिंग डिटेल रोल को बनाने के लिए उन्होंने अपने कान के पियर्स्ड होल तक प्लास्टिक सर्जरी से ठीक कराए, ताकि इन पर कोई शक न कर सके। उनका बड़ा टारगेट कहू था, जहां खान रिसर्च लेबोरेटरीज लोकेटेड थी, पाकिस्तान की सबसे सिक्योर न्यूक्लियर फैसिलिटी, जिसे AQ खान लीड कर रहे थे। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि नॉर्मल लोग दूर से भी नहीं जा सकते थे। यहाँ से एक कहानी चलती है जो इंटेलिजेंस सर्कल्स में लेजेंड बन चुकी है, और मल्टीपल सोर्स इसे रिपीट करते हैं कि एक भिखारी का रूप धर के दोवाल ने कहूता के साइंटिस्ट की रूटीन ट्रैक की और एक लोकल बार्बर की शॉप तक पहुंचे, जहां साइंटिस्ट अपने बाल कटवाने आते थे। वहां से कलेक्ट किए गए हेयर सैंपल्स में रेडियो एक्टिव यूरेनियम ट्रेसेस मिले, जो पाकिस्तान के एक्टिव न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का एक इनडायरेक्ट प्रूफ बने। अब दोस्तों, मैं यहाँ होनेस्ट रहना चाहता हूँ। ये बाल वाली कहानी मीडिया, बायोग्राफीज और अनऑफिशियल अकाउंट्स में बहुत बार रिपीट हुई है, लेकिन इसका कोई फुल्ली डिक्लेरेशन ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट या पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो इसे 100% वेरीफाइड फैक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक वाइडली सर्कुलेटेड इंटेलिजेंस कम्युनिटी लेजेंड की तरह लेना चाहिए। जैसे बातों से स्पाई क्लोर भरता है जो कंफर्म है,
वो ये है कि डोवाल का पाकिस्तान मिशन इतना इफेक्टिव रहा कि एक्सपर्ट्स इसका क्रेडिट देते हैं पाकिस्तान का न्यूक्लियर इंटेलिजेंस को ईयर तक समझने में। इसी मिशन के दौरान डोवाल सिख पिलग्रिम्स पर भी नजर रखते थे जो पाकिस्तान में सिख धार्मिक स्थलों की यात्रा पर जाते थे, और खालिस्तानी सेपरेटिस्ट प्रोपेगेंडा को भी ट्रैक करते थे जो आगे चल के पंजाब मिशन में काम आने वाला था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, जिसमें सेना ने गोल्डन टेम्पल के अंदर एंट्री की थी और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल रिलीजियस बैकलैश हुआ था, पंजाब एक डीपली सेंसिटिव जोन बन चुका था। 1986 तक खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने कॉम्प्लेक्स में फिर से पोजीशन ले ली थी और इस बार गवर्नमेंट कोई एग्रेसिव मिलिट्री मूव नहीं करना चाहती थी। तो डोवाल ने क्या किया, वो एक रिक्शा पुलर के रूप धारण करके मिलिटेंट कमांडर सुरजीत सिंह पेंटा तक पहुंचे और खुद को आईएसआई एजेंट बताया जो उनकी मदद करने आया है। पेंटा को यकीन हो गया और डोवाल ने उनका भरोसा जीत लिया। अंदर रहते हुए डोवाल ने हर पोजीशन, हर वेपन, हर कमांडर की जानकारी बाहर भेजी। 9 मई 1988 को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऑपरेशन शुरू किया और 18 मई तक बिना किसी मेजर कैजुअलिटी के सारे मिलिटेंट सरेंडर कर चुके थे। ये डोवाल की एजेंट्स की वजह से ही पॉसिबल हुआ था, जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को अंदर से हर डिटेल पहले से दे दी थी। इसके लिए 1989 में डोवाल को कीर्ति चक्र मिला, इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, जो पहले आईपीएस ऑफिसर बने जिन्हें ऑनर मिला। ये वही मूवमेंट था जहाँ से उनका नाम इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर लेजेंड बन जाता है। 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 जिसमें 176 पैसेंजर्स थे, काठमांडू से दिल्ली जाते वक्त हाईजैक हो जाती है। प्लेन पहले अमृतसर उतरता है, फिर लाहौर, फिर दुबई और फाइनली कांधार में लैंड करता है। On the tarmac that the plane and its passengers spent the next 6 days with the Taliban, जो उस वक्त तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान का हिस्सा था। डोवाल, डिप्लोमेट विवेक कटजू और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऑफिसर CD शेख तीनों को नेगोशिएशन टीम बनाते हैं। कांधार में तालिबान ऑफिशियल्स के साथ सीधा बातचीत करते हैं। ये 8 डे क्राइसिस एक्सट्रीमली हाई प्रेशर था। एंड में इंडिया को 3 डेंजरस टेररिस्ट जो कि मसूद अजहर, उमार शेख और मुश्ताक अहमद जरगरार थे, ये रिलीज करने पड़ते हैं, जिनके बदले में पैसेंजर सेफ वापस आए। डोवाल ने खुद बाद में माना कि ये नेगोशिएशन एक मजबूरी थी और इस डिसीजन के बहुत क्रिटिक भी हुई, क्योंकि मसूद अजहर आगे चल के जैसे मोहम्मद बनाता है जो आगे कई बड़े अटैक्स करवाता है इंडिया के अंदर। ये एपिसोड रिमाइंडर है कि इंडिया के बेस्ट इंटेलिजेंस माइंड भी हर सिचुएशन में क्लीन विन नहीं दे सकते, क्योंकि कभी कभी ट्रेड ऑफ्स करना भी पड़ता है जिनकी कीमत सालों बाद चुकानी पड़ती है। 2004 में डोवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बनाए जाते हैं। उसके पहले डोवाल 10 साल से ज्यादा IB के ऑपरेशंस विंग लीड कर चुके थे। जनवरी 2005 तक सर्व करते हैं और फिर 33 साल की इंटेंस करियर के बाद रिटायर हो जाते हैं। अपने करियर में उन्होंने मल्टी एजेंसीज सेंटर और इन टास्क फोर्स को इंटेलिजेंस जैसी इंपॉर्टेंस स्ट्रक्चर की फाउंडिंग भी की, जो आज भी इंडिया के काउंटर टेरर आर्किटेक्चर का हिस्सा है। अराउंड 2008 में उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बनाने में मदद की। फिर दिसंबर 2009 में डोवाल ने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन नाम का एक थिंक टैंक सेट किया, एक राइट लर्निंग पॉलिसी इंस्टीट्यूट, और वहां से उनका पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिकल इन्फ्लुएंस दोबारा बिल्ड होना शुरू होता है। इसी पीरियड में वो रेगुलरली एडिटोरियल्स लिखते हैं, लेक्चर्स देते हैं और नेशनल सिक्योरिटी डिस्कोर्स में एक्टिव रहते हैं। 30 मई 2014 को नरेंद्र मोदी PM बनते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी अजीत डोवाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया जाता है, इंडिया के 5th NSA इस पोस्ट के लिए, जो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे क्रिएट हुआ था। यह अपॉइंटमेंट स्पेशल इसलिए था क्योंकि ज्यादातर NSA ब्रजेश मिश्रा, JN दीक्षित, NK नारायण, शिव शंकरा मेनन मोस्टली डिप्लोमेट या फॉरेन सर्विस बैकग्राउंड से थे। डोवाल पहले NSA थे जो प्योरली इंटेलिजेंस और पुलिस बैकग्राउंड से आए थे, जिनका करियर फील्ड ऑपरेशन में हुआ था, न कि सिर्फ पॉलिसी टेबल्स पर। 2014 40 इंडियन नर्सेज इराक में ISIS कंट्रोल्ड तिक्रित शहर में फंस जाती हैं। डोवाल के कोऑर्डिनेशन में उन्हें सेफली निकाला जाता है, जो उनके NSA करियर की पहली बड़ी ह्यूमैनिटेरियन सक्सेस बनता है। उरी अटैक के बाद, जिसमें 19 सोल्जर शहीद हुए, इंडियन आर्मी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेरर लॉन्च पैड्स के अगेंस्ट सर्जिकल स्ट्राइक करती है। हालांकि पाकिस्तान ने स्ट्राइक होने से ही डिनाई किया। जब जून में चाइनीज ट्रुप्स भूटान के डिस्प्यूट डोकलाम प्लूटो में रोड बनाने लगे और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन जूनिपर के तहत 270 सोल्जर्स वहां भेज दिए उन्हें रोकने के लिए। 73 दिन तक यह फेस ऑफ चला, एक हिस्टोरिक मूवमेंट, क्योंकि पहली बार इंडिया ने किसी तीसरे देश की टेरिटरी पर चाइना के सामने खड़ा होकर स्टैंड लिया। डोवाल बेजिंग जिंगाई चाइनीज स्टेट काउंसलर यांग जेची और प्रेसिडेंट एक्साई जिनपिंग से मिले और एंड में 28 अगस्त 2017 को दोनों तरफ से ट्रुप्स विड्रॉ हो गए बिना एक भी गोली चले।
पुलवामा अटैक के बाद, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, इंडिया ने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के कैंप पर एयर स्ट्राइक की। 18 फरवरी की सुबह डोवाल ने आर्मी एयर ऑफिस, नेवी चीफ्स और रॉ के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। ऑपरेशन का कोड नेम था बंदर, और जब स्ट्राइक सक्सेसफुल हुई तो एयर चीफ बीएस धनोआ ने डोवाल को फोन करके सिर्फ इतना कहा, बंदर मारा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन की फुल इन्फॉर्मेशन सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को थी, जिसमें डोवाल भी शामिल थे। अगले दिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, एक इंडियन पायलट अभिनंदन वर्तमान को कैप्चर कर लिया, जो कुछ दिनों बाद रिलीज हुआ। 5 अगस्त 2019 इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस देता था। ये सिर्फ एक लीगल डिसीजन नहीं था, इसके मैसिव सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस थे। डोवाल खुद अनाउंसमेंट से कुछ दिन पहले श्रीनगर पहुंच गए थे, ग्राउंड लेवल कोऑर्डिनेशन के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस और पैरामिलिट्री के बीच। जब पूरी कश्मीर वैली में कम्युनिकेशन लाइट्स कट कर दी गई थी और 1000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स डिप्लॉय हुए थे, डोवाल खुद उस वक्त वहीं कश्मीर में रुके रहे। सोफिन जैसे सेंसिटिव एरियाज में लोकल के साथ डाइनिंग करते तक दिखाई दिए, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। यह डिसीजन डोमेस्टिकली और इंटेंशनली काफ़ी क्रिटिसाइज हुई, लेकिन लार्ज स्केल वॉयलेंस नहीं हुआ, जो क्रेडिट डोवाल की डिटेल ग्राउंड प्लानिंग को दिया जाता है। 1972 में डोवाल की शादी अरुणी डोवाल से होती है, जो बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन करती हैं। उनके आगे चल के 2 बेटे भी होते हैं, सूर्या और विवेक। सूर्या डोवाल आज खुद एक एंटरप्रेन्योर, वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल और पॉलिसी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और इंडिया फाउंडेशन नाम के एक राइट लर्निंग थिंक टैंक कंपनी के फाउंडर हैं, जो आज स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसीज डिस्कोर्स में एक्टिव रोल निभा। उनके दूसरे बेटे विवेक डोवाल भी कॉर्पोरेट और पॉलिसी सर्किल्स में एक्टिव हैं, हालांकि उनकी पब्लिक प्रोफाइल अपने भाई से कम है। डोवाल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। वो पब्लिक सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते, और उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत ही कंट्रोल्ड और प्राइवेट है। 2015 के एक लेक्चर में उन्होंने खुद बताया था कि वो वेजिटेरियन फैमिली से आते हैं, लेकिन फील्ड वर्क की वजह से उन्हें नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाना पड़ा। 7 साल से पाकिस्तान में रहने की वजह से उनकी उर्दू बहुत फ्लुएंट है, और वो पाकिस्तान कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिसीज के एक्सपर्ट माने जाते हैं। करियर में उन्हें कई ऑनरी डॉक्टरेट्स भी मिली, आगरा यूनिवर्सिटी से 2017 में और एमआईटी यूनिवर्सिटी से भी 2018 में। उन्होंने 1974 में पुलिस मेडल और 1989 में कीर्ति चक्र जीते, जो उन्हें इंडिया के पहले आईपीएस ऑफिसर बनाते हैं जिसने पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड जीते। 13 जून 2024 को मोदी 3.0 गवर्नमेंट बनाती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और डोवाल को 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म मिलता है एनएसए के रूप में, इस बार भी कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के साथ, जो उन्हें पहली बार 2019 में दिया गया था। वो अब इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन चुके हैं, 1 दशक से ज्यादा इस पोस्ट पर, जबकि कोई पहले एनएसए इतने लंबे समय तक नहीं टिके। उनके टेन्योर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग का भी मैसिव एक्सपेंशन हुआ है, और 2 एडिशनल डिप्टीज एनएसएस भी अपॉइंट किए गए हैं। 80 साल की उम्र में भी जनवरी 2025 में उनके बर्थडे पर पूरे देश से फेसिलेशंस आए, और वो आज भी देश के सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट फिगर में से एक माने जाते हैं। अप्रैल 2025 पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसमें 26 सिविलियंस मारे जाते हैं। पीएम मोदी अपनी सऊदी अरेबिया ट्रिप कट शॉर्ट करके दिल्ली वापस आते हैं, और एयरपोर्ट पर ही डोवाल और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स की एक सीरीज निकाली जाती है। इंडियन ऑफिशियल्स इसे मेजर्ड और नॉन एक्सीलेटरी बताते हैं, जिसका मकसद था टेरर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना बिना एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के। डोवाल इस पूरे ऑपरेशन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में सेंट्रल फिगर थे, और उन्होंने पब्लिकली कहा, अगर पाकिस्तान एक्सीलेट करता है तो फिर इंडिया रेजोल्यूटली रिटेलिएट करेगा। यह ऑपरेशन दिखाता है कि 10 साल बाद भी जब डोवाल अपने 80s में हैं, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उनके एक्सपीरियंस और जजमेंट पर ही डिपेंड करती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, अजीत डोवाल को कैसे देखा जाए? एक ऐसा ऑफिसर जिसने देश के लिए अपनी पहचान छुपाकर 7 साल पाकिस्तान में बिताए, जिसने मिजोरम कश्मीर तक बिना बड़े वॉयलेंस के कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट्स रिजोल्व कराने में हेल्प की। यह एक ऐसी फिगर जिसकी डिफेंसिव ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन, इक्वा जैसी कंट्रोवर्शियल काउंटर इंसर्जेंसीज स्ट्रेटेजीज और आर्टिकल 370 जैसे डिसीजंस आज भी डिबेट के टॉपिक बने हुए हैं। शायद सच दोनों के बीच कहीं है। एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी शैडो में काम करते हुए बिताई, और जिसका इम्पैक्ट, चाहे आप एग्री करो या डिसएग्री, इंडिया के मॉडर्न सिक्योरिटी हिस्ट्री से अलग नहीं किया जा सकता।
क्रिटिक्स कहते हैं कि अप्रोच बहुत ज्यादा एग्रेसिव और सेंट्रलाइज्ड है। एक चीज जरूर कही जा सकती है, किसी भी दूसरे मॉडर्न इंडिया ब्यूरोक्रेट ने इतने अलग अलग चैप्टर्स में देश की सिक्योरिटी हिस्ट्री को इतना डायरेक्टली शेप नहीं किया। मिजोरम के जंगल से ऑपरेशन सिंदूर तक। आपका क्या ख्याल है? डोवाल इंडिया की सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजिस्ट हैं या उनकी अप्रोच बहुत ज्यादा एग्रेसिव है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही डीप फैक्ट बेस्ड स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।